Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about methods of plant tissue culture. So, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे an introduction to plant tissue culture, methods of plant tissue culture, advantages and disadvantages of plant tissue culture and conclusion. So first of all, what is plant tissue culture? टिश्यू कल्चर में हमारे पास वर्ड आ रहे हैं टिश्यू एंड कल्चर. टिश्यू का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड कल्चर मतलब टू ग्रो, यानी एक टिश्यू या सेल की हेल्प से हम पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर को हम इन विट्रो कल्चर या इन विट्रो ग्रोथ भी बोलते हैं. इन विट्रो मतलब आउटसाइड द लिविंग सिस्टम. अब अगर लिविंग सिस्टम से बाहर होगा दैट मीन्स इट इज़ इनसाइड द लैब, यानी टिश्यू एंड ऑर्गन्स की लैब के अंदर ग्रोथ करवाना. यानी टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, यानी ऐसा मीडिया जो कि हमने आर्टिफिशियली तैयार किया है अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड, उसमें हम किसी भी प्लांट सेल को, टिश्यू को या ऑर्गन को ग्रो करेंगे. लेकिन एसेप्टिक कंडीशंस में, एसेप्टिक कंडीशंस यानी द एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So, definitions of plant tissue culture. Plant tissue culture refers to in vitro cultivation of plant cells, tissues under the aseptic and controlled environment conditions. तो इसमें आपको बेसिकली इन विट्रो कल्टीवेशन याद रखना है, ये मेन वर्ड है इसमें. यानी इसमें हम किसी भी प्लांट सेल की या टिश्यू की ग्रोथ करवाएंगे इन द लैब अंडर द एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन. यानी जैसी किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, हम उसको वैसी ही एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे. और वी कैन आल्सो से दैट ग्रोइंग प्लांट सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स इन अ कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग. देन की माइलस्टोन फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज़ गॉटलिब हेबरलैंड. ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को कल्चर किया था ऑन द नूब साल्ट सॉल्यूशन एंड सुक्रोज. इन्होंने फर्स्ट टाइम ये पॉइंट आउट किया कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं, जिसके ज़रिए जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्टेब्लिश हुई. देन इन इंडिया पंचानन महेश्वरी इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. इन्होंने एंजियोस्पर्म में टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया था. देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द प्लांट टिश्यू कल्चर रिसर्च. सबसे पहले जी हेबरलैंड, जैसे मैंने आपको बताया ही इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. इन्होंने 1902 में सबसे पहले प्लांट सेल को जो है कल्चर किया था इन द इन विट्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम. देन W.J. रॉबिन्स एंड W. कोटे, इन्होंने 1922 में आइसोलेटेड रूट ऑर्गन कल्चर किया. R.J. गॉथरिट एंड P. नॉबकॉट, इन्होंने 1939 में सबसे पहले कैम्बियल टिश्यू को कल्चर किया था जो कि आइसोलेट किया था कैरेट से. G. मॉरेल, इन्होंने 1950 में मोनोकॉट टिश्यू को कल्चर किया था बाय यूजिंग द कोकोनट मिल्क. G. मॉरेल ने ही 1960 में शूट अपेक्स कल्चर टेक्निक को भी डेवलप किया था. W.H. म्यूर ने इन 1953 इन्होंने नर्स कल्चर मेथड दिया था जिसमें सिंगल आइसोलेटेड सेल को कल्चर किया जाता है. F. स्कूग एंड C.O. मिलर, इन्होंने 1957 में साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की, फॉर एग्जांपल 19 विच इज़ अ पोटेंट सेल डिवीजन फैक्टर. R. हेनरे, इन्होंने 1975 में वायरस फ्री प्लांट्स को कल्चर करने के लिए टेक्निक्स डेवलप की थी. देन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी का पता होगा तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर को बहुत इजीली समझ सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ गया टोटिपोटेंसी, यानी किसी भी सेल की ऐसी एबिलिटी कि एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए या पूरा का पूरा प्लांट बन जाए, दैट इज टोटिपोटेंसी. देन सेकंड आता है कैलस. कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी एक मास ऑफ पेरेंकाइमा सेल है, उसकी कोई डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते कि कहाँ रूट है कहाँ शूट है, दैट इज नोन एज कैलस. देन आता है एक्सप्लांट. हमारे पास कोई भी एक मदर प्लांट था, उसमें से हमने कोई एक प्लांट पार्ट ले लिया, जैसे कि हमने कोई लीव्स ले ली, स्टेम ले लिया या रूट ले ली, जिसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट. यानी जो कटा हुआ जो पार्ट होता है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द टिश्यू कल्चर, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लांट. देन एसेप्टिक कंडीशंस, ऐसा कल्चर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी ना हो. हम ऐसा भी बोल सकते हैं अ कल्चर दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन आता है प्लांटलेट. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं छोटे छोटे प्लांट, इट इज़ अ स्मॉल रूटेड शूट. देन सब कल्चर, यानी जो हमारे पास एक्सप्लांट था या जो टिश्यू था उसको फ्रेश मीडिया में जब डालते हैं, दैट इज़ नोन एज सब कल्चर. देन उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. तो अगर हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि एक एप्रोप्रिएट टिश्यू दैट इज़ एक्सप्लांट. अगर एक्सप्लांट नहीं होगा तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे करेंगे. देन इक्विपमेंट्स आगे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है. फर्स्ट इज़ हॉट एयर ओवन, देन डिजिटल बैलेंस,
ऑटोक्लेव, रेफ्रिजरेटर, लैमिनर एयर फ्लो, pH मीटर, ग्लासवेयर। देन थर्ड है मीडिया। मीडिया जो है इसमें लिक्विड मीडिया भी हो सकता है, सेमी सॉलिड मीडिया भी यूज़ हो सकता है फॉर द टिश्यू कल्चर। अगर लिक्विड मीडिया होगा तो हमारा जो भी टिश्यू है वो कम्प्लीटली या पार्शियली इमर्स हो जाता है लिक्विड में और वो वहीं ग्रो करता है। एंड अगर सेमी सॉलिड मीडिया होगा तो वो जो है उस मीडिया के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। देन न्यूट्रिएंट मीडिया में हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्रोथ हार्मोन दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन। एगर जो है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 0.8 to 1% ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गई तो जो मीडियम है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एगर का बेसिक काम है सॉलिडिफिकेशन करना। देन उसके बाद आ गया pH, इट शुड बी 5 to 5.8। अगर इससे ज़्यादा गई तो मीडियम हार्ड हो जाएगा। और pH को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। देन एसेप्टिक कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशंस कल्चर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कल्चर रूम के डायमेंशंस हैं 6x6x4.5 स्क्वायर मीटर एंड एरिएशन ऑफ कल्चर, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़रूरी है। अब जो लिक्विड मीडिया होता है उसको ज़्यादा एरिएशन की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सेमी सॉलिड मीडिया। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो कल्चर होता है सेमी सॉलिड मीडिया के ऊपर या तो कल्चर होता है लिक्विड मीडिया के ऊपर, तो उसी के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। कैलस कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सीड कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, एंथर कल्चर एंड मेरिस्टेम कल्चर। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेज हमारे पास आती है स्टेज 0, दैट इज़ प्रेपरेशन फेज, यानी इसमें हम एक डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ का मदर प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उससे एक्सप्लांट सेलेक्ट करेंगे कि हमें रूट्स चाहिए, शूट चाहिए या हमें लीव्स चाहिए। फिर इस स्टेप में हम उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवाते हैं, यानी उसमें कोई भी अगर कॉन्टामिनेशन होगी ताकि वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद साथ ही हम इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया भी तैयार कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 1, दैट इज़ इनिशिएशन स्टेज और इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। इसमें क्या करेंगे कि जो एक्सप्लांट था उसको हम उस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डाल देंगे। ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। देन उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, इसको हम रिप्रोडक्शन स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सप्लांट था उसके हम सब कल्चरिंग करेंगे इनटू द फ्रेश मीडिया। देन उसके बाद हम उसकी हार्मोनल रेगुलेशन करेंगे बाय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब ऑक्सिन का मेन काम होता है रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करना, साइटोकाइनिन का मेन काम होता है शूट डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रूट फॉर्मेशन हो गई, शूट फॉर्मेशन हो गई, दैट इज स्टेज 3 एंड स्टेज 4। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आती है एक्लेमेटाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास रूट्स भी बन गई, शूट भी बन गई, यानी हमारे पास एक छोटा सा प्लांटलेट तैयार हो गया। ठीक है, उसको या तो हम ग्रीन हाउस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम उसको नर्सरी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंडर द नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर था प्लांट टिश्यू कल्चर का, जो कि सारे के सारे जितने भी मैंने मेथड बताए हैं उन सब में यही जो है फॉलो होगा। बाकी थोड़ी थोड़ी जो है डिफ्रेंशिएशन है, तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलस कल्चर। कैलस कल्चर को हम स्टैटिक कल्चर या सॉलिड कल्चर भी बोलते हैं। अब कैलस क्या होता है, अ मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स, यानी इसमें हम इन विट्रो यानी लैब में ही उस कैलस के ज़रिए एक प्लांट तैयार कर देंगे। इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साइटोकाइनिन की कम होती है, तो उस केस में रूट डेवलपमेंट जल्दी होती है। अगर हमने क्या किया कि साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, ऑक्सिन की कम कर दी, तो उस केस में शूट डेवलपमेंट जल्दी होती है। लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो उस केस में क्या होता है, कैलस डेवलप होता है। तो फिर उसी कैलस के ज़रिए एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड मीडिया आ गए, मुराशिग एंड स्कूग मीडिया, गैम्बॉर्ग B5 मीडिया, वाइट मीडिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। देन उसके बाद ये इसका एक जर्नल प्रोसीजर है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने एक मेन प्लांट ले लिया, ठीक है, उसमें से क्या कर लिया, एक प्लांट पार्ट को हमने कट कर लिया, एक्सप्लांट हमारे पास आ गया, उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला, ठीक है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई, देन हार्मोनल रेगुलेशन हुई, कैलस डेवलपमेंट होगी, देन उसके बाद शूट रीजनरेशन, रूट डेवलपमेंट, देन एक्लेमेटाइजेशन कर देंगे हम उन छोटे छोटे प्लांटलेट्स की। देन सेकंड हमारे पास आता है सस्पेंशन कल्चर। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलस कल्चर। इसको हम लिक्विड कल्चर भी बोलते हैं। हमारे पास कैलस बना था, उसको जो है हम लिक्विड मीडिया में ग्रो करवाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सेल कल्चर भी बोल सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास मीडिया रहेगा बेसल साल्ट दैट इज मोराशिक एंड स्कूग मीडिया एंड B5 मीडिया, कार्बन सोर्स दैट इज सुक्रोज एंड ग्लूकोज, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड pH बफर। देन उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर्स। सबसे पहले हमने प्लांट्स को सिलेक्ट किया, एक्सप्लांट निकाल लिया, देन उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवा दी, ठीक है, फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया, कैलस डेवलप हो गया, उसी कैलस की ग्रोथ फर्दर कहाँ पे होगी, लिक्विड मीडिया में होगी और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। देन थर्ड हमारे पास आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अ प्लांट सेल दैट इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, यानी उसमें सेल वॉल नहीं होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट सेल को आइसोलेट करते हैं और कल्टिवेट करते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और उसी से जो है पूरा का पूरा प्लांट सेल डेवलप हो जाएगा फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडिया सेम रहेगा दैट इज बेसल साल्ट, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एमिनो एसिड, विटामिन्स एंड pH बफर। तो इसमें क्या किया, हमारे पास एक सीडलिंग थी, उसमें से हमने एक प्लांट सेल को निकाला जिसमें सेल वॉल नहीं थी दैट इज प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉलीइथेनॉल ग्लाइकोल मेडिएटेड ट्रीटमेंट उसको दिया, उसके ज़रिए उस प्रोटोप्लास्ट से कैलस फॉर्मेशन हो गई, देन शूट फॉर्मेशन हुई और एक नया प्लांट तैयार हो गया दैट इज़ ट्रांसजीन फ्री जीन एडिटेड प्लांट। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर आती है दैट इज सोमेटिक हाइब्रिड। तो इसमें क्या करते हैं, दो प्लांट हमने ले लिए, प्लांट 1 प्लांट 2, दोनों का प्रोटोप्लास्ट निकाला, उसका फ्यूजन करवाया और जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिड। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्ब्रियो कल्चर, यानी एक एम्ब्रियो की ही हम इन विट्रो कल्टीवेशन करेंगे और एक नए प्लांट को ग्रो कर देंगे। अब जो एम्ब्रियो है वो जाइगोटिक भी हो सकता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, या सोमेटिक भी हो सकता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें भी जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो सेम रहेगा, बेसल साल्ट, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एमिनो एसिड, विटामिन्स एंड pH बफर। देन उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, मेन प्लांट था, ठीक है, उससे कोई भी सेल हमने आइसोलेट कर लिया, उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवाई, देन वहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी उससे ही होल प्लांट तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद आ गया मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये एपिकल सेल होता है दैट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। इसमें हम क्या करेंगे, इन विट्रो कल्टीवेशन करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की और उसी के ज़रिए पूरा का पूरा नया प्लांट तैयार होगा। तो इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया आ गए जैसे कि बेसल साल्ट्स, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स एंड pH बफर। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, हमने क्या किया, शूट टिप को काट लिया, उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवाई बाय द सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, उसको वॉश कर दिया। देन उसके बाद उसमें से हमने एक शूट टिप ली, क्योंकि हम मेरिस्टेम कल्चर कर रहे हैं ना तो हम एपिकल टिप को काटेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसको मोराशिक एंड स्कूग मीडिया में डाल दिया दैट इज़ न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। उसके बाद उसकी इंक्यूबेशन की हमने फॉर द 16 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूट डेवलपमेंट हुई एंड देन जो पूरा का पूरा प्लांट था उसको ट्रांसफ़र कर दिया इन द पॉट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो सरफेस स्टरलाइजेशन है आप सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ भी करवा सकते हैं, इथेनॉल के साथ भी करवा सकते हैं और ब्लीच के साथ भी आप करवा सकते हैं। और न्यूट्रिएंट मीडिया में डालने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए उस कल्चर को जो है इंक्यूबेट करना होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया एंथर कल्चर। अब एंथर क्या होता है, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म। तो एंथर कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो एंथर है उसकी इन विट्रो कल्टीवेशन करवाते हैं और हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड प्लांट्स ही बनते हैं, तो इसको हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू एंड्रोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया आगे बेसल साल्ट, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एमिनो एसिड्स एंड विटामिन्स एंड pH बफर। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट था, उसके एक बड को सिलेक्ट कर लिया, लेमिनर एयर फ्लो के जरिए सरफेस स्टरलाइजेशन हुई, देन डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर दिया, उसके बाद बड को कट किया, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से स्टेमिन जो है रिमूव किया, फिलामेंट्स को उससे अलग कर दिया। देन उसके बाद जो एंथर था उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। अब यहाँ पे जो है दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगी, देन रूट्स एंड शूट्स बनेंगे और जो एंड प्रोडक्ट है वो हैप्लॉइड प्लांटलेट बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ हो सकती है, एम्ब्रियोजेनेसिस। उसमें क्या होता है, पहले एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हैप्लॉइड प्लांटलेट उससे बन जाता है। लेकिन इसमें अल्टीमेट गोल क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांटलेट। देन उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है सीड कल्चर। सीड कल्चर जो है इसमें भी हम क्या करते हैं, इन विट्रो जर्मिनेशन करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं सीड्स की इन द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। सीड को जर्मिनेट होने के लिए हम वही कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे जो कि उसको आउटसाइड द लैब चाहिए होती हैं।
इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडिया आ गया, बेसल साल्ट, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एमिनो एसिड, विटामिन्स एंड पीएच बफर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक सीड ले लिया, सरफेस स्टरलाइजेशन करवा दी उसकी, देन उसके बाद उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन करवाई। उसके बाद क्या होगा, शूट डेवलप होगी, रूट डेवलप होगा और एक नया प्लांटलेट बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उस प्लांटलेट को पॉट में, नर्सरी में या तो फिर ग्रीन हाउस में लगा सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर था जो सभी में फॉलो हो रहा था। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल से होल प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, प्लांट क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड एंड डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड स्टडी ऑफ प्लांट डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कुछ प्लांट स्पीसीज़ ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है, जो कंटामिनेशन और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है उसका भी रिस्क रहता है, और जो ट्रेडिशनल प्रोपेगेशन मेथड है उनके साथ भी ये कंपटीशन करती है। देन उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर एसेप्टिक कंडीशन में किसी भी प्लांट सेल, टिश्यू या ऑर्गन की ग्रोथ करवा सकते हैं, उसकी रीजनरेशन करवा सकते हैं और एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक वर्सेटाइल टूल है फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन, इम्प्रूवमेंट एंड रिसर्च। अगर रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर प्लांट टिश्यू कल्चर के मेथड्स को और प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो जो है प्लांट इम्प्रूवमेंट में, कंजर्वेशन में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होंगी। सो हेयर आर फ्यू रेफरेंसेस. That's all about this topic. Thank you.